हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना बजट पेश करेगी, जो आम देश के नागरिक है वो केवल दो चार चीजों पर फोकस करेंगे। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, उन्हें कम टैक्स भरना है या ज्यादा टैक्स भरना है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इससे इस देश का आम आदमी वाकई समझ सकता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी जेब में पैसे क्यों नहीं बचते? जबकि हम हर रोज देखते और सुनते हैं कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के लिए हजारों के टिकट लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, और फिर इसी तरह की भीड़ महंगे आईफोन के लिए भी लगी हुई है। देश फास्ट ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक का मेरा इस चैनल खबरें एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें। दोस्तों, आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को कैसे मेजर करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आप अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं या फिर गरीब हैं? यह डिपेंड करता है आपके बैंक बैलेंस और आपके खर्च करने की क्षमता पर। आप कितना कमा लेते हैं, उसमें से कितना बचा लेते हैं, आपके बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस गाड़ी में घूम रहे हैं, आप लोग महीने में कितनी बार बाहर घूमने और खाना खाने जा सकते हैं, इन सभी चीजों से आप अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह से किस देश की आर्थिक परिस्थिति क्या है उसे हम उस देश के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से समझ सकते हैं। जीडीपी के जरिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं किसी देश ने एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया है और दूसरे देशों की तुलना में ये आंकड़ा अच्छा है या बुरा। अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है उस देश में प्रगति हो रही है, देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो 2023-24 में भारत का जीडीपी का अनुमान था 8.2%। वहीं 2024-25 के लिए जीडीपी का ये आंकड़ा पहुंच गया 6.4% पर, यानी जीडीपी में गिरावट देखने मिली। खास बात यह है कि अगर आप कोरोना के 2 साल को छोड़ दे तो ये जो जीडीपी में गिरावट देखने रही है वो 2012-13 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। और सरल तरीके से समझते हैं, आप और मैं एक साल के भीतर इस देश में कितना खर्च करते हैं, सरकार कितना खर्च करती है, कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल्स बनते हैं, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, इसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार देश में बढ़ रही महंगाई के चलते आम आदमी अब बाजारों में कम पैसे खर्च कर पा रहा है। अक्टूबर 2024 में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने बताया कि अक्टूबर महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 6.21% था, जो 14 महीने में सबसे ज्यादा था। यानी महंगाई बढ़ी और हमारा खर्च करने की क्षमता घटी। इसका असर उन तमाम एफएमसीजी कंपनी पर पड़ा जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट इत्यादि सामग्री। इनके शेयर्स में भी गिरावट देखने मिली। कई एफएमसीजी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर के एग्जीक्यूटिव ने भी ये माना है कि बढ़ती महंगाई, रियल एस्टेट कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन या लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ने का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। आप खुद एक हफ्ते में अगर 500 रुपए लेकर बाजार में जाते हैं तो महंगाई के आधार पर यह तय होता है आप कितनी खरीदी उस 500 रुपए से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा महंगी चीज होगी उतना कम खरीदी आप उस 500 रुपए से कर सकोगे। इसके अलावा किसी देश की आर्थिक स्थिति को हमारी सरकार किस चीज पर कितना कर रही है इससे भी समझ सकते हैं। यानी आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल ये कैसे हैं ये तय करेंगे आपका भविष्य कैसे रहने वाला है। भारत के सरकारी स्कूलों की परिस्थिति अब आप देश में कहीं पर भी हो अपने आसपास मौजूदा किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देख सकते हैं। केवल अपने बच्चों के भविष्य के चलते कई गरीब लोग मजबूर है और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, जिसके चलते उन्हें महंगी फीस भरनी पड़ती है और इसका असर उनके घर के बजट पर पड़ रहा है। इसी तरह की परिस्थिति हमारे अस्पतालों की भी है। अगर सरकारी अस्पताल सही होते तो हमें प्राइवेट अस्पतालों में महंगी फीस में अपना इलाज नहीं करवाना पड़ता, लेकिन हमारी सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है, यानी इसका भी खर्च आम आदमी को उठाना पड़ रहा है प्राइवेट डॉक्टर्स के पास। सरकारी अस्पताल की रियलिटी चेक हम सभी को कोरोना के काल में समझ आया था, जब अस्पताल में ना ही बेड मौजूद थे और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। एक दूसरा फैक्टर जिससे हमें हमारे आर्थिक स्थिति को और भी समझ सकते हैं वो है आपकी करेंसी की मजबूती। यूएसए का $1 की कीमत भारत के रुपए की तुलना में 86 रुपए 50 पैसे है, यानी $1 खरीदने के लिए करीबन समझ लीजिए 86 रुपए 50 पैसे हमें खर्च करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे इनका आम आदमी से क्या लेना देना। दोस्तों, साल 2013 में $1 खरीदने के लिए आपको करीबन 57 रुपए खर्च करने पड़ते थे।
यानी आप $100 के किसी सामान को साल 2013 में खरीदते तो आपको करीबन 5,700 रुपए खर्च करने पड़ते, जबकि अभी आपको वही सामान खरीदने के लिए 8,650 रुपए खर्च करने पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 53% ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, जब हमारा देश दूसरे देश से क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल या कोई भी दूसरा सामान को खरीदता है तो उन्हें भी इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने होते हैं, जिसका असर हमारे देश की तिजोरी पर पड़ता है और फिर हमें महंगा दाम चुकाना पड़ता है। ये सब देखिए कैसे एक दूसरे से इंटरलेड है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो महंगा होता है, यानी महंगाई बढ़ेगी। आप फुल मार्केट से जो सब्जी आती है, फल आते हैं, उसे लाने के लिए जो महंगाई है वो बढ़ेगी। इसका असर बाकी सामानों पर भी देखने मिलेगा और कुल मिलाकर आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जितना खर्च मैं और आप बाजार में ज्यादा करेंगे, बाजार उतना तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन हम खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और उसकी एक ही वजह है हमारी सैलरी। पिछले कुछ सालों में हमारा ऑफिस है, उसकी प्रॉफिट्स बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, लेकिन उसकी तुलना में हमारी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के प्राइवेट कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 15 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब अपने एम्प्लॉयज के इंक्रीमेंट की बात आती है तो अचानक सारे मालिक चुप हो जाते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन को ये बात बार बार बोलनी पड़ रही है कि कंपनियों को कैपिटल इंटेंसिव और लेवल इंटेंसिव ग्रोथ के बीच में सही बैलेंस रखने की जरूरत है। यानी अगर आप कमा रहे हैं तो आप ये प्रॉफिट अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी दे ताकि बाजार चलता रहे। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा हूं, देश तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने जा रहा है और मैं ही हूं जो इसे मानने नहीं चाहता। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत की अर्थव्यवस्था में मुझसे ज्यादा घबराने वाले हजारों अमीर लोग मौजूद हैं जो देश की नागरिकता छोड़ विदेश में सेटल हो रहे हैं। हैनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक में 4,300 मिलियनर्स ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 2023 में 5,000 मिलियनर्स ने इस देश को अलविदा कह दिया है। यानी जिसके पास पैसा है वो पहली फुर्सत में देश छोड़ रहा है। यानी उन्हें समझ आ रहा है कि दूसरे देशों में बेहतर अपॉर्चुनिटीज, टैक्स रिजीम, शुद्ध हवा, साफ पानी और कम भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही माई बाप सरकार के खिलाफ बोलने पर शायद ईडी की रेड भी वहां पर नहीं पड़ेगी, जिसके चलते तमाम पैसे होने के बावजूद वो देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा भारत के मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल है, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, लेटेस्ट आईफोन लेकर कोल्ड प्ले के कंसर्ट में जाना चाहता है, वो ये सब तो कर पा रहा है, लेकिन भारी कीमत चुका रहा है। क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्लोबल लेवल की जिंदगी हमारी युवा जी रहे हैं। पिछले साल जुलाई महीने तक का भारत में जहां क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने करीबन 1.7 ट्रिलियन खर्च किए, तो वहीं पैसे डिफॉल्ट होने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आप इससे इस उदाहरण को समझ सकते हैं कि मार्च 2019 तक का क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी क्रेडिट कार्ड से खर्च पैसे नहीं भरने वाली की संख्या जहां 87,686 करोड़ रुपए की थी, तो वहीं ये आंकड़ा जून 2024 तक बढ़कर 2.7 लाख करोड़ और जुलाई 2024 तक का 2.7 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। यानी अभी खर्च करो और बाद में पैसे भरो वाले जोश में हमारी युवा होश खो बैठी है। दोस्तों, ऊपर मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं वो हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन वो हमारी अर्थव्यवस्था की सच्चाई को बयान कर रहे हैं। बजट के बाद भी मैं दावे से कहता हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी में कोई बड़ा अंतर हमें देखने नहीं मिलने वाला है। ये सरकार या तो केवल सबसे अमीर लोगों के लोन को माफ करती है, या जो सबसे गरीब है उनके सो कॉल्ड रेवड़ी पर रेवड़ी बांटती है, और आप जैसे मिडिल क्लास को विश्वगुरु, सुपर पावर या हिंदुत्व का सपना दिखाकर खुश रखा जाता है। अब आप अपने एनआरआई अंकल आंटी को ये वीडियो देखने के बाद पूछेंगे कि क्या वो कभी भारत वापस आना चाहते हैं, घूमने के लिए नहीं, हमेशा यहाँ सेटल होने के लिए। आपको उनका जवाब ना ही मिलेगा। आपको उनके जवाब से समझ आ जाएगा कि भारत जहां हम सभी को बहुत प्यारा है, विदेश में मौजूद इन लोगों को पता है कि हमें अब भी ऐसे कई कदम उठाने हैं कि हमारे शहर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हो, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एयर क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे जरूरी मामले में हम बेहतर कर पाए, और साथ ही साथ हमारे बैंक अकाउंट में इतना तो पैसा हो कि हम अपनी मेहनत से ही अपने जीवन भर कमाए पैसे के साथ अपने ही देश में सुखी रह सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए।